नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शाह और आपका स्वागत है डिस्टेंस लर्निंग में। इस वीडियो में हम यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादातर प्रश्न आते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि हमारी टीम द्वारा द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर आप ये न्यूज़पेपर हिंदी में चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप जानते हैं कि जो हमारी यूपीएससी है वो आईएएस का एग्जाम, जिसे हम सिविल सर्विस एग्जाम भी कहते हैं, वो 3 चरणों में लेती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपको ये 3 चरण पता होंगे। जो प्रीलिम्स है उसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से 2 पेपर होते हैं? एक है सामान्य अध्ययन, जिसे हम जनरल स्टडी कहते हैं, इसे पेपर 1 भी कहा जाता है। और दूसरा जो पेपर होता है उसे कहा जाता है सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा, मतलब कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसे सी सेट के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला जो टेस्ट है सी सेट, ये क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, मतलब कि आपको केवल इसमें 30% अंक या 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। कितने में से? 80 में से। ये जो सी सेट वाला पेपर है ये 80 प्रश्न होता है इसमें, और टोटल इसमें नंबर होते हैं 100। जो एक क्वेश्चन है वो 2.5 अंकों का होता है। वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसे हम जनरल स्टडी कहते हैं, इसमें भी 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार जो पेपर 1 है वो भी 200 अंकों का होता है। तो आपने अभी तक क्या समझा? 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडी, दूसरा है सी सेट। सी सेट क्वालिफाई प्रकृति का होता है, जिसमें केवल आपको 33% अंक लाने होते हैं। जो मेरिट है आपकी, मतलब मेंस में कौन कौन लोग परीक्षा देंगे, इसका निर्धारण आपके जो सामान्य अध्ययन है उसमें कितने अंक आए हैं उसके हिसाब से मेरिट बनती है। वो लोग क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए। तो ये आपने समझ लिया सामान्य अध्ययन और सी सेट के बारे में। अब जो हमारा सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर है, मतलब कि जीएस का जो पेपर है, उसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक एक करके मैं आपको टॉपिक बताता हूं और इनके सब टॉपिक्स भी जो यूपीएससी ने नहीं बताए हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से है, ये मैं आपको बता चुका हूं। जनरल स्टडी आपको पढ़ना होता है। इसमें पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें कहा गया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब कि इसमें आपको हमारे इंडिया का करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। इसके लिए सर्वोत्तम जो आपके पास स्रोत है वो है द हिंदू, और दूसरा आप कोई मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, ये बेस्ट होगा। आप द हिंदू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हमारी टीम द्वारा बनाया जाता है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले में आपको करंट अफेयर्स पूछा गया है, दूसरे में पूछा गया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि भारत का इतिहास बोला है, इन्होंने विश्व का इतिहास नहीं बोला है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना सिलेबस पढ़े हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। अब अगर वो सिलेबस नहीं पढ़ेगा वो व्यक्ति, तो उसे कैसे पता चलेगा कि विश्व का भूगोल पूछा गया है या भारत का भूगोल पूछा गया है, विश्व का इतिहास पूछा है या भारत का इतिहास पूछा है? ये सब जो प्रश्न के उत्तर हैं आपको सिलेबस के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप कम से कम 5-6 बार सिलेबस को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ें। तो वही कोशिश हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो टॉपिक जो दूसरा है उसमें बोला गया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एक प्रश्न और ये भी बनता है कि यहाँ पे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से क्यों लिखा है? भारत के इतिहास का ही तो एक पार्ट है। इसका दोस्तों सब इसका कारण ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि इंडिया का जो मूवमेंट था, जो फ्रीडम मूवमेंट था, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सब टॉपिक बताता हूं। सब टॉपिक मतलब कि इन्होंने तो लिख दिया है कि भारत का इतिहास, लेकिन भारत के इतिहास में भी प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना होगा? प्राचीन सभ्यताएं, मतलब कि हड़प्पा कालीन, मोहनजोदाड़ो वगैरह पढ़ना होगा। वैदिक काल पढ़ना होगा, उत्तर वैदिक काल पढ़ना होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मंदिर निर्माण की कला संस्कृति पढ़ना होगा, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा। प्राचीन कला में दक्षिण भारत के राज्य, चोल वगैरह जितने भी राज्य थे, सातवाहन, ये सब आपको पढ़ना होगा। मौर्य वंश, गुप्त, प्रतिहार, चोल, चेरा,
पांड्य साम्राज्य और संगम लिटरेचर मतलब कि संगम साहित्य, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, सब टॉपिक्स बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा। तो ये आपको पढ़ना होगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। इसके बाद आता है मिडेवल हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन भारत। इसमें क्या पढ़ना होगा? दिल्ली सल्तनत पढ़ना होगा, मुगल काल पढ़ना होगा, अकबर के बारे में, तुगलक, सूफी आंदोलन, राजस्थान के शासक, प्रमुख युद्ध हुए थे उस दौरान, प्रमुख शासकों के प्रशासन के बारे में, मतलब कि अकबर के समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और इनके बीच जो युद्ध हुए थे वो आपको मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ना होगा। इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन के कारण देखना होगा, भारत में कंपनी के शासन का उदय देखना होगा, 1857 का संग्रह स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको संज्ञा दी जाती है। संघर्ष में कौन कौन से नेता संलिप्त थे, कौन कौन ने मुख्य भूमिका निभाई, 1857 के बाद कंपनी का शासन और बदलाव किस प्रकार हुए, कांग्रेस पार्टी का गठन क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे जुड़े कौन कौन से तथ्य थे, सामाजिक आंदोलन तथा इससे जुड़े नेता, इन सब के बारे में आपको आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक 3 है उसमें लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल इसमें पूछा गया है। इसमें हमें पढ़ना है हिमालय एवं अन्य पर्वत। अन्य पर्वत में कौन कौन से? विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, दक्कन का जो हमारा पूर्वी पश्चिमी घाट है, माफी चाहता हूं, पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, इन दोनों का पढ़ना होगा। एवं उत्तर पूर्व भारत में भी आपको पता है कि जो हिमालय का विस्तार है अराकान योमा के नाम से जिसे जाना जाता है, वो भी हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। पैसिफिक ओशियन बेल्ट मतलब कि जो हमारा प्रशांत महासागरीय बेल्ट है उसके बारे में पढ़ना होगा। मिड अटलांटिक रेंज के बारे में पढ़ना होगा। जापान का जो पश्चिमी किनारा है, आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा सुनामी एवं भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं। क्यों होती हैं ये भी आपको जानना इस टॉपिक के अंतर्गत होगा। चौथा जो पॉइंट है उसमें लिखा है भारतीय राज्यतंत्र एवं शासन। इसमें पढ़ना है हमको कि संविधान कैसे बना, देश कौन चलाता है, सरकार कैसे काम करती है, केंद्र एवं राज्य सरकार संबंध इत्यादि इसमें पढ़ना होगा। साथ ही साथ भारत में राजनीतिक प्रणाली कैसी है, पंचायती राज्य के बारे में पढ़ना होगा, लोक नीति मतलब कि पब्लिक पॉलिसी और अधिकारों संबंधी मुद्दे हमको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। हमारे पास जो पांचवा टॉपिक है उसमें लिखा है आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें सतत विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, समावेशी, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि मुद्दे टॉपिक 5 के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ना होगा। जो हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन है मतलब कि जो हमारा टॉपिक है उसमें पूछा गया है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय, जैव विविधता और जलवायु से संबंधित मुद्दे हमको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। इसमें हमको कोई ज्यादा स्पेशलाइजेशन की व्यवस्था नहीं करना है, मतलब कि हमको स्पेशलाइज्ड नहीं होना है। ये हमसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि वर्तमान समय में ग्लोबल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा भारत में भी मौसम की जो गतिविधियां हैं वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। इसलिए ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संबंधित टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें आईएफएस के ऑफिसर्स भी बैठते हैं, मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो लोग एग्जाम देते हैं उनके लिए प्रीलिम्स जो है वो कॉमन है। मेंस अलग अलग होता है लेकिन प्रीलिम्स कॉमन है, इसलिए जलवायु से संबंधित टॉपिक इसमें ज्यादातर संख्या में पूछे जाते हैं। आखिरी जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान मतलब कि जनरल साइंस। इसमें 10वीं तक का विज्ञान आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये हुई प्रश्न पत्र 1 की बात, सामान्य अध्ययन की बात हमने इस सिलेबस में कर ली है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से सब टॉपिक हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम प्रश्न पत्र 2 मतलब कि सी सेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें केवल और केवल आपको 33 अंक लाने हैं। 33% अंक आप सही, मतलब 33% आप सही करते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ध्यान रहे
कि आप जब प्रीलिम्स के लिए अपीयर होंगे, उसके बाद जो आपकी कॉपीज हैं उसमें पहले ये वाली कॉपी चेक होगी और इसके बाद आपकी जनरल स्टडी की कॉपी चेक होगी। अगर आप इसमें 33% अंक लाते हैं, उसी के बाद जो आपकी सामान्य अध्ययन की कॉपी है वो चेक होगी, नहीं तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। इसमें सबसे पहले है बौद्ध गम्यता। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा, मतलब कि जो हमारा अपठित गद्यांश है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके नीचे 4 उत्तर दिए गए हैं, उसके आधार पे आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के जो ऑप्शन में प्रश्न दिए हैं उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये हम बचपन से करते आए हैं, स्कूल में भी हमने बहुत करा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड है इसमें संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल। इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पूछी जाती है। इससे अब ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले क्वेश्चन आते थे, तो इसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इससे बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी तैयारी करके रखिएगा। निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में आग लग जाती है या कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उस समय आप अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए कैसे निर्णय लेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। इससे कुछ रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इजी है। अब यहाँ पे आता है थोड़ा मैथ्स की बात। आधारभूत सांख्यिकीय, संख्या एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं तक का मैथ्स आता है। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है या आपको मैथ्स नहीं आती है, तो आप मैथ्स को स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से। मैथ्स को छोड़कर भी आप ये जो ऊपर टॉपिक दिए हैं इनकी तैयारी अच्छे से करके जाते हैं, तो आप जो सी सेट है उसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि सी सेट के कितने क्वेश्चन, मतलब जो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के 80 में से लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन आते हैं। आप अगर इन्हें पूरा पूरा छोड़ते हैं तो भी आप इन जो क्वेश्चन है इनके दम पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी इनमें से कुछ कुछ टॉपिक बहुत इजी होते हैं, जैसे कि आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों का पर्यावर्तन, मतलब कि जो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th तक के। इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, इसको हम सी सेट की क्लास में कवर कर लेंगे, करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप ये जो ऊपर के टॉपिक हैं इनको अच्छे से अपना मजबूती लेके चलिएगा, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स में जितने भी मैंने आपको पेपर बताए, 2 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन और सी सेट, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इसमें आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग नहीं। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, और इनमें से एक कोई आंसर सही होगा, हमको उस पर टिक लगाना है। इतना ही है यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।